होमो सेपियंस एक ऐसी स्पीशीज जो लगभग 2 लाख साल पहले इस धरती पर आए और इनके आने के बाद इसी टाइम पीरियड में लगभग 95% स्पीशीज धरती से खत्म हो गए। लेकिन होमो सेपियंस यानी हम लोग आइस एज जैसी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रहे। किसी भी सिचुएशन या कंडीशन में जीने की इस कला ने आज होमो सेपियंस को दुनिया का एक इनविंसिबल स्पीशीज बना दिया है। किसी टाइम सिर्फ 2 लोगों से शुरू हुई होमो सेपियंस की कहानी आज 8 बिलियन लोगों तक पहुंच गई है। अफ्रीका के एक छोटी सी जगह से निकले हुए कुछ ट्राइब्स आज पूरी दुनिया में पहुंच गए हैं और सारी स्पीशीज पर राज कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स हो या ओशंस हो, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, हर जगह पे होमो सेपियंस की प्रेजेंस ये दिखाती है कि होमो सेपियंस कितने एम्बिशियस हैं। यहाँ तक कि स्पेस को भी हम लोगों ने अपना दूसरा घर बना लिया है। होमो सेपियंस का एटीट्यूड आजकल ऐसा हो गया है जैसे हम लोग नेचर का पार्ट नहीं है, हम लोग वो स्पीशीज हैं जिसने नेचर को कंट्रोल किया है। अर्थ की बायोलॉजिकल हिस्ट्री में हमेशा होमो सेपियंस को टॉप पे रखा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि होमो सेपियंस का ब्रेन और किसी स्पीशीज से ज्यादा इवॉल्व और डेवलप्ड है। 4 पैरों से 2 पैरों पे आना, वेल प्लान्ड हंटिंग करना, कम्युनिटी बिल्ड करना, फिर खेती करना, परमानेंट सेटलमेंट बनाना और आज का टाइम जहां मैक्सिमम चीजें टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। लेकिन होमो सेपियंस के पूरे बायोलॉजिकल हिस्ट्री में कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। क्या होमो सेपियंस से पहले भी ऐसा कोई था जो अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया के ग्लेशियर्स में रह रहा था? क्या होमो सेपियंस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट कोई ऐसी स्पीशीज थी जो होमो सेपियंस के साथ कोएग्जिस्ट कर रही थी? आप लोगों को ये जान के अजीब लगेगा कि होमो सेपियंस के डीएनए में किसी और स्पीशीज के भी डीएनए का अंश मिलता है और वो स्पीशीज है निएंडरथल्स। कई रिसर्चर्स ऐसा भी कहते हैं कि आज जितने नॉन अफ्रीकन ह्यूमन पॉपुलेशन है वो होमो सेपियंस नहीं है, होमो सेपियंस निएंडरथैलेनेसिस है। 1856 जर्मनी के निएंडर वैली जहां से लाइमस्टोन निकाला जा रहा था, क्वेरिंग के प्रोसेस से एक दिन वहां कुछ अजीब तरह की दिखने वाली हड्डियां मिली। हड्डियों को देखकर पहले ये लगा कि ये किसी बीमार या डिफॉर्म्ड इंसान की हड्डियां होंगी, लेकिन 1864 में विलियम किंग जो कि एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट थे, उनकी फाइंडिंग्स ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में एक नया चैप्टर ऐड कर दिया, होमो निएंडरथैलेनेसिस। ये खोज सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं थी, ये एक इवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू था। ये निएंडरथल्स कहाँ से आए थे, कौन थे? ये ह्यूमंस जैसे तो दिखते थे लेकिन ह्यूमंस नहीं थे। इन सारी चीजों को समझने और समझाने के लिए अलग अलग जगह मिले उनके फॉसिल्स और टूल्स को स्टडी किया गया। 1829 से 2017 तक दुनिया भर में निएंडरथल्स के 300 से ज्यादा फॉसिल्स मिले, जिनकी रिसर्च और स्टडी के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत सारे ओपिनियंस बन गए। निएंडरथल्स जो लगभग 4 लाख साल पहले अफ्रीका के हेडलबर्ग मैन से इवॉल्व हुए। हेडलबर्ग स्पीशीज आइस एज में सरवाइव नहीं कर पाई, बस वही बचे जिन्होंने आइस एज के क्लाइमेट को अडेप्ट कर लिया और धीरे धीरे म्यूटेशन से नई स्पीशीज का जन्म हुआ, निएंडरथल्स। वो दिखने में होमो सेपियंस जैसे ही थे, या कह सकते हैं कि होमो सेपियंस निएंडरथल्स जैसे दिखते हैं। बस फर्क इतना था कि उनकी बॉडी आइस एज के हार्श क्लाइमेट के हिसाब से डेवलप हुई थी। बड़ा स्कल, मजबूत शरीर और हायर बोन डेंसिटी, ये सब उनका अडेप्ट करने का एक तरीका था। उन्होंने होमो सेपियंस से पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा, अच्छे और मजबूत हंटिंग टूल्स बनाए जैसे स्क्रैपर्स और स्पीयर्स, जिससे ये पता चलता है कि वो होमो सेपियंस से कम इंटेलिजेंट नहीं थे। एक टाइम ऐसा भी था जब होमो सेपियंस और निएंडरथल्स एक साथ रहते थे, एक साथ हंटिंग भी करते थे, और यही सारी चीजें साइंटिफिक कम्युनिटी में कुछ कंफ्यूजन्स और सवाल खड़े करती हैं। पहला सवाल, निएंडरथल्स और मॉडर्न ह्यूमंस में क्या रिलेशन था? क्या निएंडरथल्स और होमो सेपियंस में इंटरब्रीडिंग भी हुई थी? अगर हुई थी तो किस एक्सटेंट तक हुई थी? और निएंडरथल्स के जीन्स होमो सेपियंस को मजबूत बनाते हैं या कमजोर? क्या निएंडरथल जैसे कोई और स्पीशीज भी हैं जिनके जीन्स मॉडर्न ह्यूमन में मिलते हैं? निएंडरथल्स होमो सेपियंस से ज्यादा मजबूत थे, हार्श क्लाइमेट में अच्छी तरीके से रह सकते थे, उनकी हंटिंग स्किल्स भी अच्छी थी, तो वो फिर एक्सटिंक्ट क्यों हो गए और मॉडर्न ह्यूमंस बच कैसे गए? क्या होमो सेपियंस ने ही निएंडरथल्स को खत्म किया? इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके बाहर आएंगे, बस थोड़ा वेट करिए। आज से 40,000 साल पहले तक निएंडरथल्स और होमो सेपियंस एक साथ एग्जिस्ट करते थे, और जो एविडेंसेस मिले हैं उनसे ये पता चला है कि दोनों एक दूसरे से मिले भी थे और एक साथ रहते थे। ये सारी चीजें तब पता चली जब निएंडर वैली से मिले बोन्स और फॉसिल्स के डीएनए एनालिसिस पब्लिश हुई। रिसर्चर्स ने निएंडरथल्स, चिंपैंजी और ह्यूमंस के डीएनए को आपस में कंपेयर किया
और ये पाया कि निएंडरथल्स और ह्यूमंस की एक कॉमन एंसेस्ट्री है जो कि 5 से 6 लाख साल पुरानी है। यानी एक स्पीशीज 5 से 6 लाख साल पहले और स्पीशीज में इवॉल्व हुए और इनमें से 2 स्पीशीज निएंडरथल्स और मॉडर्न ह्यूमंस में आगे चल के इवॉल्व हुए। 2008 में एक 38,000 साल पुराने निएंडरथल के डीएनए सैंपल को एनालाइज किया गया जो कि क्रोएशिया में मिला था। ऐसे ही बहुत सारे डीएनए सैंपल्स को एनालाइज करने के बाद रिसर्चर्स ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। पहला, निएंडरथल्स और मॉडर्न ह्यूमंस जेनेटिकली दोनों अलग स्पीशीज हैं, लेकिन निएंडरथल्स जेनेटिकली ह्यूमन से ज्यादा क्लोज हैं एज कम्पेयर टू चिंपैंजीज। लगभग 5.5 लाख साल पहले ही निएंडरथल्स और मॉडर्न ह्यूमंस की लीनिएज अलग हो गई थी। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि निएंडरथल्स और मॉडर्न ह्यूमंस में क्लोज जेनेटिक रिलेशंस है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का एब्सेंट होना। एमडीएनए फीमेल लीनिएज को ट्रेस करने में हेल्पफुल होता है। मतलब हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी पॉपुलेशन में एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितने जेनेटिक डाइवर्सिटी है। निएंडरथल्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम थी एज कम्पेयर टू मॉडर्न ह्यूमंस। मतलब निएंडरथल्स क्लोज रिलेटिव्स में ही रेप्लिकेट या रिप्रोडक्शन करते थे। अब बात आती है निएंडरथल्स और होमो सेपियंस में इंटरब्रीडिंग की। निएंडरथल्स और होमो सेपियंस दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं और साइंटिफिक कन्वेंशन के हिसाब से 2 अलग स्पीशीज इंटरब्रीड नहीं कर पाते। लेकिन अगर 2 अलग स्पीशीज में रिलेशंस बनते भी हैं तो पहला, बच्चा पैदा नहीं होगा। अगर बच्चा होगा तो इनफर्टाइल होगा, मतलब वो फ्यूचर में प्रोक्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन 2018 में ये पता चला कि होमो सेपियंस और निएंडरथल्स में इंटरब्रीडिंग भी हुई थी। हेल्दी और फर्टाइल बच्चे भी हुए। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि होमो सेपियंस और निएंडरथल्स भले ही दोनों अलग स्पीशीज के हों, लेकिन इन दोनों के जेनेटिक्स में इतने डिफरेंसेस नहीं आए थे कि दोनों एक नए लाइफ को सपोर्ट न कर पाए। नॉर्मली ये एक बिलीफ सिस्टम बन गया है कि होमो सेपियंस सबसे ज्यादा एडवांस थे। लेकिन अगर हम निएंडरथल्स के लाइफ को देखें तो वो ना सिर्फ होमो सेपियंस से फिजिकली स्ट्रांग थे बट मेंटली भी कम नहीं थे। वो लोग बाइसंस और मैमोथ जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते थे प्लानिंग के साथ। टूल्स कौन से यूज करने हैं, शिकार को ट्रैप कैसे करना है और मारने के बाद शिकार को स्टोर कहाँ करना है, ये सारी चीजें प्लानिंग के साथ होती थी निएंडरथल्स में। शनिदार केव्स में मिले पॉजल से ये मालूम पड़ता है कि उन्होंने बरियल प्रैक्टिसेस भी शुरू कर दी थी। स्पिरिचुअलिटी और आफ्टर लाइफ जैसे कॉन्सेप्ट्स भी उन्होंने डेवलप कर लिए थे। स्पेन के अडालिस केव्स और फ्रांस के ला पसीगा केव्स से मिले हैंडप्रिंट्स और ज्योमेट्रिक डिजाइन्स दिखाते हैं कि उनके पास इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी थी। लेकिन निएंडरथल्स आज से 40,000 साल पहले इस धरती से एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों और कैसे? होमो सेपियंस से ज्यादा मजबूत और एडवांस और हंटिंग स्किल्स उनसे भी अच्छी, तो फिर एक्सटिंक्ट कैसे हो गए? इस टॉपिक पे रिसर्चर्स के अलग अलग ओपिनियंस हैं। पहला आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि निएंडरथल्स की पॉपुलेशन होमो सेपियंस के कंपैरिजन में छोटी थी और साथ ही साथ इनके जीन पूल भी कम डाइवर्स था, इसीलिए धीरे धीरे ये डिजीज के शिकार होते गए और इसी के साथ इनकी पॉपुलेशन कोलैप्स कर गई। दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि होमो सेपियंस और निएंडरथल्स में रिसोर्सेज के लिए फाइट हुई और होमो सेपियंस ये फाइट जीत जाते हैं। लेकिन अभी तक कुछ ऑथेंटिक तरीके से नहीं बोला जा सकता कि निएंडरथल्स एक्सटिंक्ट कैसे हो गए। जो पहले निएंडरथल्स के साथ हुआ क्या वही बाद में होमो सेपियंस के साथ भी होगा, या होमो सेपियंस कुछ न कुछ तरीका निकाल लेगी इन सारी चीजों से निपटने का।